तो 17 ऑफ जुलाई इको की क्लास कल हम लोगों ने डिस्कशंस कर लिए थे मैक्रो और माइक्रो के पॉइंट्स के ऊपर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्रो में क्या आता है, माइक्रो में क्या आता है। तो वो आप सबको याद हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने साफ साफ क्लियरली उसको याद करके आए हो। जैसे एग्रीगेट वर्ड तुम्हें दिखता है तो मैक्रो लगाना है, टोटल, होल, ऐसा कुछ वर्ड दिख रहा है तो मैक्रो आएगा। और अगर पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप ऐसे कुछ आ रहा है तो माइक्रो आ जाएगा। और एग्जांपल्स वहां पे साफ साफ क्लियरली दे रखे हैं। जैसे इन्फ्लेशन जो था तुम लोगों का, इन्फ्लेशन वो मैक्रो में आ रहा था या माइक्रो में आ रहा था? याद करो सब लोग, बताओ देखे इन्फ्लेशन मैक्रो में आता है या माइक्रो में आता है? इन्फ्लेशन का जो पोर्शन है मैक्रो में करें या माइक्रो में करें? डेफिनेटली मैक्रो में आएगा। आप सब लोग पढ़ रहे हो अच्छे से। तो थोड़ा सा कंसेप्ट था, आपने सबने वापस याद कर लिया। उसके आगे मैं चलता हूँ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। कल की जो पढ़ाई करी थी उसके जस्ट आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो प्लीज मुझे वहां तक ले चलो जहां पे हम लोगों ने कल फिनिश करा था। इसमें वही दिक्कत आएगी क्या बेटा? कल वाली तो नहीं आएगी ना? प्रवीण देख ले, सिंगल सिंगल आ जाता है तो बेटर रहेगा। प्रवीण चेक करना यार। हाँ ये ठीक है। इसके आगे यहाँ तक तो पढ़ा चुका हूँ मैं। आगे आगे वाले पेज पे तो हम लोग यहाँ, नहीं इससे पहले ना यार। ये मैक्रो माइक्रो मैक्रो कंप्लीट हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। दिस इज द वे। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। नेचर का मतलब मैं कल भी बोल के गया था तुम लोगों को, नेचर का मतलब है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब विशेषताएं। नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? विशेषताएं। नेचर का मतलब है विशेषताएं। ठीक है। अब नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसकी स्टडी हमको करनी चाहिए। देखो भाई, द इकोनॉमिक्स world is extremely complex as there is a lot of interdependence upon among the decisions and activity of the economic entity। तो ये बोलना चाह रहा है इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक जो वर्ड है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो भी डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक्स थ्योरीज हाइपोथेटिकल, सिंपलिस्टिक, ए करेक्टर एज दे आर। आगे चलें। एज दे आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड ऑन सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है वो। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो वर्ल्ड है, जो पढ़ाई है, जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, इतने आसान नहीं है। इतने आसान क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है क्योंकि एक डिसीजन जब हम लेते हैं तो काफी सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आज 2-3 लाइन बोली है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक छोटा सा थ्योरेटिकल बात बोल रहा है ये। therefore usually there is a gap between proposition of economic theory and happening the real economic world in the
विच द मैनेजर्स मेक डिसीजंस। तो वो गैप वाली बात तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूं मैं, कोई नई बात नहीं है। गैप वाली जो बात है ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके बीच के गैप को कवर करता है, ब्रिज है, ब्रिज का काम गैप को कवर करना ही तो होता है। तो किन दो चीजों के बीच को, इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस। Business economics enables application for economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice। ये बात पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, पढ़ाई, और कम से कम 10 से 15 बार आपको ये बता चुका हूं मैं। इंटीग्रेट करना, ब्रिज करना या कवर करना, इंटीग्रेट करना, दोनों को जोड़ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे बड़ा फंडा बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या है, डिसीजन मेकिंग है। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसने ये बताया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या क्या बातें खास है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बता रहा है वो। तो ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, साइंस है, पूछा जा सकता है। अब आप एक बात बताओ, साइंस क्या होती है। मैं ये नहीं चाहता आपको एक डेफिनेशन पता हो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। तो कोई भी जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है ना बेटा, उसी को साइंस बोलते हैं। कोई भी कायदे से स्टडी करते हैं ना, कोई सिस्टम बना के, प्रोसेस से करते हैं, कोई मेथड से स्टडी करते हैं, मतलब तरीके की जो भी स्टडी है उसको साइंस बोलेंगे। तो सिस्टमेटिक स्टडी को ही साइंस बोला जाता है। और आप सबको पता है बिजनेस इकोनॉमिक जो होता है वो भी सिस्टम से ही पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं हर कैसे ही पढ़ लिया। एक इसको पढ़ने का तरीका है, मेथड है, सिस्टम है, इसलिए ये एक साइंस है। तो देखो क्या है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी वो देखना। मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कारण और प्रभाव संबंध बताता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस का काम ही यही है, एक तो सिस्टम से पढ़ना और कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताना। कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखो मेरे साथ इसमें एक इशू आ रहा है कि मेरा जो पेन है ना वो काफी ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है, मैं इसको कर भी नहीं पा रहा सही से, कोई दिक्कत हो रखी है। एक बार आप इसको हटाओ। नहीं, ये मेरे साइड से है कोई ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैं कुछ सर्किल नहीं कर पाऊंगा कुछ वर्ड्स को, आप आपकी साइड से नहीं है, ये मैं नहीं कर पा रहा, मेरे दिक्कत हो रही है। एक बार आप इसको हटाओ देखें। हाँ यहाँ पे तो ठीक आ रहा है, वापस करो उसको, अब वापस लाओ देखें, पेज में पता नहीं कोई इशू आते हैं। नहीं हो रहा यार, लैपटॉप से करो देखे, कोई लैपटॉप वाला कोई है वो करो। हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। अब एक बार अपन अच्छे से पढ़ते हैं। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक, यही है हमारा आज का मुद्दा। तो आज आप लेट भी ज्वाइन करे हो तो कोई इशू नहीं है, अभी से काम की बात स्टार्ट हुई है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस की खास बात है, एक तो उसकी जो स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक होती है, तो एक सिस्टमेटिक वर्ड को सर्किल करना चाहिए। प्लस साइंस जो होता है वो कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है, कोज और इफेक्ट रिलेशन को स्टेब्लिश करता है, कि कारण और प्रभाव संबंध को स्थापित करता है।
कारण व प्रभाव संबंध को स्थापित करता है, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को। मतलब क्या होता है कोज इफेक्ट रिलेशनशिप, समझा देता हूँ आपको मैं साइड में ले जाके। ये देखो, देखो जैसे आप धूप में घूम रहे हो, उसकी वजह से आपको कोल्ड हो गया, जुकाम वगैरह हो गया, तो यहाँ पे रीजन क्या है, कारण क्या है, कोज क्या है? कोज है धूप में घूमना, और इफेक्ट क्या आया, कोल्ड हो गई। तो यहाँ पे इस मेरे एग्जांपल में कोज तो है धूप में घूमना, और इफेक्ट क्या हुआ, कोल्ड हो जाना, है ना, सर्दी लग जाना, जुकाम वुकाम हो जाना। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, अच्छी पढ़ाई करी, स्टडी आपने अच्छी करी और मार्क्स अच्छे आए, तो यहाँ पे कोज क्या है, पढ़ाई अच्छी करना, और इफेक्ट क्या हुआ उसका, मार्क्स अच्छे आना। तो साइंस जो होता है ना, वो कोज और इफेक्ट की स्टडी करवाता है कि किस कारण से ये काम हुआ, व्हाट इज द कोज बिहाइंड दिस इफेक्ट। तो कोई भी इफेक्ट होता है उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करता है, उसका रीजन सर्च करने की कोशिश करता है, वही क्या होता है, साइंस होता है। तो साइंस दो चीजें होती है मेनली, एक तो सिस्टमेटिक स्टडी और एक कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप की पढ़ाई। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ये दोनों ही काम करता है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। अब शो करो वहां पे। तो साइंस है, एग्जाम में आ गया साइंस है क्या, हाँ जी है। फिर आगे देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द टूल ऑफ डिसीजन साइंस सच एज मैथमेटिक्स, स्टेट्स एंड, ये देखो इकोनोमेट्रिक्स वर्ड है ना, ये अच्छा वर्ड है। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, with economic theory to arrive the appropriate strategies for achieve the goals for business enterprise. It follows scientific methods and empirically tests the validity of the result. ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड से यूज करता है। ये इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है, ये बताओ तुम लोग मुझे। सब लोग अपने आंसर देंगे, जिनको आता है। जिसको कोई आइडिया नहीं है उसको कोई इश्यू भी नहीं है भाई। जिसको आता है, जिसको आइडिया है, वो एक बार बताए इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है। तो ये बोलना चाह रहा है इकोनॉमिक्स जो होती है वो स्टेट्स है, मैथ्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, इन सब की हेल्प की सहायता से, इन सब की हेल्प से क्या करती है, आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है। एक बार कोई भी बच्चा बताना चाहता है तो बताए भाई। देखो इकोनोमेट्रिक्स पता है क्या होती है, इकोनॉमिक्स और स्टेट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसको इकोनोमेट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, हाँ, मेनली स्टेट्स के कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में जो यूज होते हैं उसको इकोनोमेट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, मेनली स्टेट्स के कंसेप्ट जो यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में उसको इकोनोमेट्रिक्स बोला जाता है। समझ गए आप लोग? क्योंकि आपको याद होगा जिन भी बच्चों ने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको साथ साथ स्टेट्स भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ी है, शायद आती है ना स्टेट्स, ध्यान है आप लोगों को? तो स्टेट्स और इकोनॉमिक्स जो है ना वो अ, दोनों साथ में पढ़ाई होती है। इकोनॉमिक्स में स्टेट्स का भी यूज होता है, इसको इकोनोमेट्रिक्स बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में फर्स्ट पॉइंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है क्या, हाँ है। इकोनॉमिक्स कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है क्या, हाँ जी है। और इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा फर्स्ट पॉइंट से। फिर आप देखो, और आप ये भी ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, इस पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ये लिख दो, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स दोनों है। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस एज वेल एज आर्ट्स। तो आपसे कोई पूछता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, सही है, आर्ट्स है, सही है, लिख लेना इस बात को। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुम लिख लो चाहे, ठीक है, आगे कहीं ना कहीं जरूर बता देगा। और एक बात और यहाँ पे, एक तो होती है बेटा परफेक्ट साइंस, और एक होती है
इम्प्योर साइंस। देखो एक तो होती है प्योर साइंस, एक होती है इम्प्योर साइंस, या प्योर को हम परफेक्ट भी बोलते हैं, विशुद्ध विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स जो होती है वो प्योर साइंस नहीं है, वो इम्प्योर साइंस है। क्यों? उसका क्या रीजन है? प्योर क्यों नहीं है, शुद्ध क्यों नहीं है, इम्प्योर क्यों है? क्योंकि साइंस, प्योर साइंस वो साइंस होती है जिसके नियम कायदे, जिसके रूल और रेगुलेशन कभी चेंज नहीं होते, जिसके रूल और रेगुलेशन कभी चेंज नहीं होते, वो तो होती है प्योर साइंस। लेकिन इम्प्योर साइंस वो होती है जिसके रूल रेगुलेशन या जो लॉ है, जो उसके कंसेप्ट है, वो चेंज हो जाए टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इम्प्योर साइंस वो साइंस है जिसके एक्सेप्शन अवेलेबल हो, जिसके अपवाद अवेलेबल हो, वो इम्प्योर साइंस होती है। ध्यान रख रहे हो? तो इकोनॉमिक्स का कोई भी रूल देखोगे ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, या कोई भी लॉ देखोगे, तो उसके एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे आपको, उसके अपवाद जरूर मिलेंगे बेटा। लेकिन अगर वही प्योर साइंस होती ना, तो उसके एक्सेप्शन नहीं मिलते। जैसे मैं बोल रही हूँ, न्यूटन की जो मोशन के जो रूल्स हैं, उनका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। जैसे हम ग्रेविटी के रूल्स के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स जो होती है, जो केमिस्ट्री जो होती है, वो होती है प्योर साइंस। बट जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वो प्योर साइंस नहीं है, इम्प्योर साइंस है। कोई आपसे पूछे तो प्लीज बताना कि इट इज नॉट प्योर साइंस, इट इज इम्प्योर साइंस। और द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीजन ये है कि इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वो हर जगह अप्लाई नहीं होते। उनका कोई ना कोई अपवाद, कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है। दिस इज द रीजन दैट इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए इम्परफेक्ट और इम्प्योर साइंस। ठीक है? तो वहां साइंस वाले पॉइंट पे ही लिख लेना भाई, साइंस तो है, लेकिन कौन सी साइंस है? इम्प्योर साइंस है, ना कि प्योर साइंस है। और रीजन आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इनके एक्सेप्शंस होते हैं। फिजिक्स के कोई रूल वगैरह हैं, उनके कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे आपको, वो हर परिस्थिति में लग जाएंगे, हर सिचुएशन में लग जाएंगे। तो इस फर्स्ट पॉइंट में दो एक लाइनें आप और जोड़ लोगे। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है? फिर आगे बढ़ते। सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने कल ही बताया तुम लोगों को माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। माइक्रो और मैक्रो पॉइंट्स आपको याद है सारे? मैं आपको कल भी बोला था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो मैक्रो और माइक्रो दोनों का कॉम्बो होती है। कॉम्बो मतलब दोनों यूज होते हैं उसके अंदर। किसमें? बिजनेस इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैंने आपको कल भी बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस ज्यादा रहता है, ज्यादा फोकस किस पे रहता है? माइक्रो पे। लेकिन ऐसी बात नहीं है मैक्रो काम ही नहीं आता, मैक्रो भी यूज होता है। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि माइक्रो होता है इंडिविजुअल की स्टडी, और मैक्रो होता है पूरे एग्रीगेट की स्टडी या टोटल की स्टडी। तो अगर आपको इंडिविजुअल की स्टडी करनी है तो टोटल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इसका मतलब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो और मैक्रो दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या, तो तुम्हें बोलना है हाँ सर जरूर है। लेकिन वो तुम्हें पूछता है कि ज्यादा फोकस किस पे रहता है, ज्यादा इंफेसिस किस पे रहता है, ज्यादा ध्यान किस पे रहता है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा जी? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। मैक्रो को तो सिर्फ वो हेल्प ले रहा है मैक्रो की, तो बाकी वो पढ़ाई किसकी करवा रहा है? माइक्रो की करवा रहा है। मैक्रो का तो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपका फोकस किस पे रहेगा पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स में? किस पे रहेगा? माइक्रो पे। तो ये आप सबको पता लग गया है। तो वहां से वापस से हम लोग को स्क्रीन दिखाएं। तो माइक्रो पे ऊपर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। Business economics is based largely on microeconomics. A business manager is usually concerned about achievement of the predetermined objective of his organization so as to ensure the long-term survival and profitable functioning of the organization. Since business economics is concerned more
with the decision making problems of individual establishment. तो individual वर्ड को सर्किल कर लेना, ठीक है. It relies heavily on the techniques of microeconomics. तो इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक जो होती है ना, वो इंडिविजुअल बिजनेस पे, इंडिविजुअल बंदे पे ज्यादा ध्यान देती है. इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, मैक्रो पे या माइक्रो पे? क्या आंसर दोगे? माइक्रो पे फोकस रहेगा, ना कि मैक्रो पे रहेगा. क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो रोकना मुझे. फिर आगे देखो, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये जो बात मैं बता रहा था वो ये बोल रहा है कि मैक्रो के भी एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है. तो देखो, ए बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम. तो ये बोलना चाह रहे हो अकेली तो चलेगी नहीं. अगर आप इंडिविजुअल की स्टडी करते हो तो एक ही बंदा तो रहता नहीं है मार्केट में, और भी बहुत सारे बंदे रहते हैं, बड़ा मार्केट रहता है. तो अकेले की स्टडी करोगे तो अभी दूसरों की स्टडी तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी. It is affected by the external environment of the economy in which operates such as the general price level. तो जनरल प्राइस लेवल, आपको ये एग्जांपल किसका एग्जांपल है? मैक्रो का एग्जांपल है, याद रहना चाहिए. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसका एग्जांपल है? मैक्रो का एग्जांपल है. लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इंडस्ट्रीज, प्राइसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेज, ये सारे जो हैं, रेगुलेशन ऑफ मोनोपोलीज, ये सारे किसके एग्जांपल्स है? मैक्रो के एग्जांपल्स है. All these are components of macroeconomics. A business manager must be acquired with these and other macroeconomic variable present as well as future, which may be influence his business environment. तो समझ में आई मेरी बात? तो बोलना चाह रहा है, हालांकि ये तो बात सही है कि इंडिविजुअल की स्टडी पे फोकस रहेगा, लेकिन फिर भी आपको मैक्रो पे ध्यान देना पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब देख के ही आप माइक्रो के डिसीजंस ले पाओगे. ठीक है, आगे चलो. फिर आगे ये पॉइंट जो बोल दिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. तो ये बोला था ना मैंने कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी और आर्ट्स भी. और साइंस कौन सा साइंस है? इम्प्योर साइंस है, नॉट ए प्योर साइंस. ठीक है, कोई भी सोशल साइंस है ना, इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट सारे के सारे इम्प्योर साइंस है, ना कि प्योर है. Business economics is an art as it involves practical application of rules and principle for the attainment of set of objective. तो बहुत अच्छी लाइन है. हालांकि ये लाइन तो सब बच्चों को पता है कि ये आर्ट है, लेकिन क्यों है, क्या रीजन है कि ये आर्ट है, उसका आपको पहले आर्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए. ठीक है, हमें तो आर्ट की डेफिनेशन में ही पढ़ाया जाता है कि आर्ट एक सब्जेक्ट होता है. लेकिन आप समझो मेरी बात, आर्ट्स पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट्स? तो अच्छे से सुनना, समझना बात को. गलत चीजें अपने दिमाग में मत बैठा के रखना कभी भी कि तुमने सोच लिया वो ही सही. ऐसा नहीं होता, तुम्हें सोचना पड़ेगा. आर्ट्स जो होती है वो होती है क्या? कला. आर्ट्स होती है कला. मैं बताता हूं आप लोगों को, एक मिनट. आर्ट्स हिंदी में बोलते हैं कला. तो देखो, आर्ट का मतलब पता क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है जो तुमने सीखा हुआ है, जो तुम्हें आता है. ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे हाथों में इस तरीके की कलाकारी है कि तुम बहुत अच्छे पेंटर हो, बहुत अच्छी पेंटिंग्स तुम बना लेते हो. ठीक है, तो तुम्हें आता है, लेकिन आने से उसको आर्ट नहीं बोलेंगे. जब तुम वो चीज जो तुम्हें आ रही है, जब तुम उसको एक्चुअल में बना के दिखा दोगे, ठीक है, तो जो तुम्हें आ रहा है वो तो बेटा क्या है? थ्योरी है. वो तो क्या है? थ्योरी. तो जब तक तुम्हें अपने अंदर ही अंदर आ रहा है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको आर्ट नहीं बोलते हैं. आर्ट किसको बोलते हैं? जब तुम उस जो चीज तुम्हें आ रही है उसको तुम दुनिया को दिखाओगे बना के, मतलब प्रैक्टिकली काम करके दिखाओगे उस चीज का, वो होता है आर्ट. लेकिन हमें गलत फहमी ये रहती है कि आर्ट्स तो जो होता है वो तो थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता ही नहीं आर्ट्स में. ठीक है ना? लेकिन आप समझने की कोशिश करो, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं है. आर्ट्स का मतलब होता है जो नॉलेज बंदे को है
उस नॉलेज को दूसरे बंदों को दिखाना, समझाना, ठीक है ना। तो जो आपकी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना ही आर्ट्स होता है, ठीक है ना। तो पेंटिंग तुम्हें आती थी पहले भी, लेकिन तुमने अब बाज बना के दिखा दी, तो इसका मतलब तुम आर्ट, ये तुम्हारी आर्ट हो गई। तो इसका मतलब एक्चुअल में आर्ट वो होता है जो जो थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड आर्ट। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम ही यही है कि थ्योरी को और प्रैक्टिकल को जोड़ना, उनके बीच की दूरी को, गैप को खत्म करना। यही तो मैंने पढ़ा है तुम लोगों को। तो आपसे पूछता है कि आर्ट्स क्यों है, ये तो आपको याद हो गया कि आर्ट्स है, लेकिन आर्ट्स क्यों है तो आपको यही बताना है, क्योंकि ये बिजनेस थ्योरी को या इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिस में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये आर्ट है। आगे चलो। फिर आगे देखो, यूज ऑफ theory of market and private enterprise. Business economics largely uses the theory of market and private enterprise. It uses the theory of firm and resource allocation in the backdrop of private enterprise economy. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो मेनली मार्केट्स और प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी को यूज करता है. Business economics largely uses the theory of market and private enterprise. It uses the theory of firm and resources allocation in the backdrop of private enterprise economy. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी को यूज करता है. पता है आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे, देखो ये 4 लाइन, 4 ऑप्शंस आपको लिख के दे रहे हैं, बताओ कि इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स की नेचर नहीं है. ठीक है, एक ऑप्शन मिल जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट, साइंस, फिर आपको बोल देगा बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फिर एक अगला कुछ और बोल देगा. तो जो भी गलत होगा वो तुम लोग को, जो भी करेक्ट नहीं है, फॉल्स है, उसको तुम्हें करेक्ट करना है, उस आंसर को. तो आपसे एग्जाम में आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी को यूज करता है क्या? जरूर करता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, फिर आगे वाला जो है प्रेगमेटिक इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेगमेटिक इन नेचर क्या है? प्रेगमेटिक इन नेचर या प्रेगमेटिक अप्रोच. तो इसकी अप्रोच प्रेगमेटिक है या इसका नेचर कैसा है? प्रेगमेटिक है. अब सर ये प्रेगमेटिक क्या होता है ये बताओ. तो बताएंगे भाई अभी. इसका नेचर या इसकी अप्रोच कैसी है? प्रेगमेटिक है. प्रेगमेटिक इन अप्रोच या प्रेगमेटिक नेचर. तो एग्जाम में आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर प्रेगमेटिक होता है क्या? हाँ जरूर होता है, बट ये नहीं पता प्रेगमेटिक क्या होता है, वो अभी पता लग जाएगा. देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज abstract and purely theoretical and analysis economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics is pragmatic in its approach as it tackles practical problems which the firm face to the real world. तो pragmatic होने का मतलब पहली बात तो क्या होता है, एक वर्ड याद रखो, रियलिस्टिक. पहली बात तो कैसा होता है? रियलिस्टिक होता है, वास्तविक होता है. समझाते हैं अभी आपको इसका पूरा सीन. देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो कैसा होता है? प्रेगमेटिक. प्रेगमेटिक होने का मतलब रियल होना, वास्तविक होना. ठीक है ना. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे. इन्होंने हमें बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंपैरिजन करवाया, किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स का. तो इन्होंने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो तो कैसा होता है? अनरियलिस्टिक होता है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे बेस्ड होता है. और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो रियल या रियलिस्टिक होता है. दोनों में डिफरेंस देखना है अच्छी तरीके से.
रियलिस्टिक होने का मतलब क्या है, वास्तविक होने का मतलब क्या है, या प्रेगमेटिक होने का मतलब क्या है? ध्यान रखना इस वर्ड को। ये एग्जाम में एक अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट पे देते रहते हैं हमेशा। तो प्रैग्मेटिक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अजम्पशंस या जो बातें बिजनेस इकोनॉमिक्स में लिखी गई है ना, वो सारी की सारी जनरल लाइफ में अप्लाई हो सकती हैं, मार्केट में आपको देखने को मिल सकती हैं आराम आराम से। ऐसा नहीं होता कि कई बार तो क्या होता है, बुक्स में जो चीज लिखी हुई होती है उसको देखा नहीं जा सकता मार्केट में। बुक्स में तो और ही कुछ बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्चुअलिटी नहीं होती ऐसी। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, उसके जो रूल्स हैं, जो उसके अजम्पशंस है, उनको एक नॉर्मल लाइफ में, जनरल लाइफ में फील किया जा सकता है। तो इसलिए इसको प्रैग्मेटिक बोला जाता है। इसलिए ये कैसी है, प्रैग्मेटिक है, रियलिस्टिक है। तो आप ध्यान रखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी अजम्पशंस तो अनरियलिस्टिक भी होती हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीटली कैसा है, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जिसको आप दुनिया में आराम से फील कर सकते हो, इसके रूल और रेगुलेशंस को, इसके कायदों को। ठीक है, किसी को दिक्कत है? प्रेगमेटिक वर्ड को भूल तो नहीं जाओगे? प्रेगमेटिक वर्ड याद रहेगा ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर प्रेगमेटिक है या अनरियल है? रियल है, और रियल को ही प्रेगमेटिक बोला जाता है। रियल का मतलब है कि एक्चुअल में जिसको फील कर पाना। जैसे कोई तुम्हें बोले कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो बोल तो दिया, लेकिन तोड़ लाएगा क्या? नहीं ला सकता। तो ये बात प्रेगमेटिक बात नहीं है बेटा, ये बात प्रेगमेटिक बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कोई बोले कि मैं तेरे लिए क्या बोलूं मैं, तेरे लिए अच्छा सा घर बनाऊंगा, तो वो प्रेगमेटिक है कि वो काम तो तुम कर सकते हो। तो वो रियलिटी में ऐसा हो सकता है, तुम उसके लिए घर बना दोगे अच्छा सा। लेकिन तुमने उसको बोला कि तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तो वो तो एक माहौल बनाने की बात हुई, वो तो कोई प्रैग्मेटिक बात तो हुई नहीं। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो बात करता है ना, वो रियलिटी पे बेस्ड होती है, अनरियल बातें नहीं होती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, उसमें अनरियल बातें भी होती है, थ्योरेटिकल बेस होता है उसका, प्रैक्टिकल। जो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उसको प्रैक्टिकल करके देखा जा सके, जिसको प्रैक्टिकल करके फील किया जा सके। लिख तो दिया, ठीक है ना, लिख तो दिया कि चांद तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, लिख तो दिया, लेकिन इसको फील नहीं कर सकते, ला के दिखा नहीं सकते उसको चांद। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो फिर भी थोड़ी बहुत फाफ मार दी जाती है, गप्पे मार दिए जाते हैं। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो चीज हो सकती है उसी के बारे में बताया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये है क्या, प्रेगमेटिक इन नेचर। समझ गए? ये है। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है मेरे पास प्राइवेटली, बोला सर मैं तेरे लिए बर्तन साफ कर दूंगा। तू पक्का ही सफल होगा बेटा। हाँ, ये प्रेगमेटिक है, ये तुम कर सकते हो, ये जरूर कर सकते हो, ये प्रेगमेटिक है। देखो आगे। तो प्रेगमेटिक का मतलब रियलिस्टिक बातों पे आधारित है, प्रैक्टिकली तुम उसको कर सकते हो, वो प्रेगमेटिक है। ठीक है, तो प्रेगमेटिक को तुम पी वर्ड को सर्किल कर लेना, और ये देख लेना कि जिसको प्रैक्टिकली करा जा सकता है, जो एक्चुअल में कर सकते हो, वही प्रेगमेटिक है। ठीक है, पी और आर जो वर्ड है ना, उन दोनों को सर्किल कर लेना, PRAGAMATIC। तो पी को सर्किल करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल वर्ड याद आ जाएगा, और आर को करोगे तो रियल वर्ड याद आ जाएगा। और ये दोनों वर्ड याद आ गए, इसका मतलब तुम इस कंसेप्ट को ही समझ जाओगे। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, पहली बात तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये मान लो तुम लोग तो। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विषय होते हैं। तो इंटरडिसिप्लिन का मतलब ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ना, उसमें और भी काफी सारे सब्जेक्ट काम में आते हैं, और भी काफी डिसिप्लिन काम में आते हैं। तो डिसिप्लिन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम ये मान लो कि इसको सब्जेक्ट बोलना चाहता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में और भी डिसिप्लिन काम आते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी होता है क्या? हाँ जी। तो इंटरडिसिप्लिनरी होने का मतलब क्या हुआ
कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में और भी काफी सब्जेक्ट काम में आते हैं, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आपको पहले भी बताए गए, अभी भी बता दिए जाएंगे। जैसे इन्होंने बोला इनकॉर्पोरेट्स मतलब कौन कौन से को लेगा, एक तो मैथ्स आएगा, ऑपरेशन रिसर्च आएगा, मैनेजमेंट भी उसमें काम आता है, अकाउंटिंग भी काम आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, फिनेंस आ जाता है, स्टेट्स आ जाता है, इकोनोमेट्रिक्स आ जाता है। तो इस तरीके से काफी सारे सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में काम आते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम पे काम आते हैं। ठीक है, ये है। फिर आगे चलो आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेटिव इन नेचर। लास्ट ये जो पॉइंट है ना नॉर्मेटिव वाला, ये भी काफी प्यारा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मेटिव इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, नॉर्मेटिव होता है। अब नॉर्मेटिव क्या होता है ये समझना मेरी बात अच्छी तरीके से। एक तो नॉर्मेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। इकोनॉमिक्स दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नहीं होके कैसा है, नॉर्मेटिव है। क्या होता है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस, तो ये पैरा हमें बताएगा। ठीक है, तो आपसे कोई बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ जी जरूर है। इंटरडिसिप्लिनरी होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें और भी काफी सब्जेक्ट, काफी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ये देखो नॉर्मेटिव इन नेचर कैसा होता है, ये नेचर में नॉर्मेटिव होता है। तो देखते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइंस, एक तो पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स थ्योरी जो होती है वो दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक्स जो होता है दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। लेकिन हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कैसा है जी, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव याद रखना भाई, और होता क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। ए पॉजिटिव और प्योर साइंस analysis cause and effect relationship between variable in an objective and scientific manner, but it does not involve any value judgment। तो ये वैल्यू जजमेंट वर्ड को सर्किल कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वैल्यू जजमेंट वर्ड को सर्किल कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 100% बात है, केवल एक ही वर्ड को सर्किल करना है, वैल्यू जजमेंट। और वैल्यू जजमेंट को मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं, मतलब होता है ज्ञान देना, ज्ञान ढोलना, ज्ञान देना, है ना। ज्ञान देते हैं ना, ये मत करो, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, है ना, ये काम नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। तो जहाँ पे ज्ञान देने वाला बात आ जाता है ना, शुड वाला बात आ जाता है, शुड और टू ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, जहां पे भी ज्ञान दिया जाता है ना, ज्ञान दिया जाता है या ज्ञान ढोला जाता है, ठीक है, वहां उसको बोला जाता है वैल्यू जजमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, नॉर्मेटिव का मतलब यही होता है ज्ञान ढोलना या ज्ञान देना। ठीक है, मतलब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, वो आपको ज्ञान देगा। ज्ञान देने का मतलब शुड वर्ड को यूज करेगा, और टू वर्ड को यूज करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो ज्ञान नहीं देता, वो सिर्फ कोज और इफेक्ट ही बताता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक तो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे तुम्हारे कोई टीचर तुम्हें बोलते हैं, देख बेटा, पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल होगा, इतना बोल देते हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ क्या बोला, कोज बता दिया। कोज क्या है, पढ़ाई नहीं करना। और इफेक्ट क्या है बेटा, इफेक्ट क्या है, फेल होना, है या नहीं। तो कोज और इफेक्ट ही बताया उन्होंने, आगे कुछ नहीं बोले। वो तो बोले ही नहीं तुम्हें कि पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बस उन्होंने तो तुम्हें कोज और इफेक्ट बता दिया। एक दूसरे टीचर है, उन्होंने बोला बेटा पढ़ाई, सॉरी, पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे मार्क्स अच्छे आते हैं। अब आप एक बात देखो, दोनों लाइंस को पढ़ने पे क्या फील होता है, फर्स्ट वाली लाइन में ज्ञान दिया हुआ है या दूसरी वाली में दिया हुआ है। फर्स्ट वाली में आपको समझाया गया है, आपको वैल्यू जजमेंट दिया गया है कि बेटा पढ़ाई करनी चाहिए,
अगर आप उसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या आएंगे। और फर्स्ट वाली में क्या बोला गया है, सेकंड वाली में समझाया गया है ना आपको, लेकिन फर्स्ट वाली लाइन में सिर्फ उन्होंने तो एक डायरेक्शन दिखाई है आपको, आपको उन्होंने ये नहीं बोला पढ़ो मत पढ़ो, उनको कोई मतलब नहीं है, बट उन्होंने तो एक लाइन बोल दी पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होगे। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों में डिफरेंस है। सेकंड लाइन में तो ज्ञान दिया गया है, और फर्स्ट लाइन में आपको केवल और केवल कोज और इफेक्ट बताया गया है कि ऐसा इसकी वजह से ये होगा। तो ये तो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको कोई बोलता है कि मेहनत करने से अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये कोई ज्ञान नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं बोल सकते, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसी को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने तो एक बात बताई है यार, ये कोई ज्ञान थोड़ी है, ये तो बात बता रहे हैं। तो एक बात बताना और एक ज्ञान देना में अंतर होता है यार। वो बोलते हैं नॉर्मेटिव में, पता कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे हर बंदे को मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो देखो ये चाहिए वर्ड है ना, ये यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये शुड या ought to, ज्ञान चाहिए वही आ गया, इसका मतलब ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान दे दिया इसका मतलब वो स्टेटमेंट कैसा है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर बोलते हैं। और आप मेरी बात समझना, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में एक डिफरेंस या एक वर्ड और याद रखना। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, क्या देता है, डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन करता है, बस वो तो बात बता देता है। ठीक है, कि धूप में जाओगे तो बीमार हो जाओगे, तो यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ पे चाहिए वही ये कुछ नहीं आया ना, उन्होंने तो बस एक रीजन बता दिया कि धूप में जाओ बीमार हो जाओ। तो वो तो देते हैं डिस्क्रिप्शन, तो वो तो होते हैं डिस्क्रिप्टिव। वो कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है डिस्क्रिप्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं क्या, हाँ जी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पता है कैसे होंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव होने का मतलब ज्ञान देना। तो चाहे नॉर्मेटिव बोल दूं चाहे प्रिस्क्रिप्टिव बोल दूं, बात एक ही है बेटा। अब आप मुझे उस मॉड्यूल पे ले चलो जहां पे हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से चलो यार। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सर नॉर्मेटिव होगा। नॉर्मेटिव होने का मतलब ज्ञान देगा सर, ज्ञान देने का मतलब सर वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब शुड और टू, चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए। चाहिए वही ये वर्ड आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली क्या आना चाहिए, आंसर नॉर्मेटिव या बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगा। तो नॉर्मेटिव इन नेचर मतलब ज्ञान या वैल्यू जजमेंट। तो मैंने बोला एक तो वैल्यू जजमेंट वर्ड को सर्किल कर लेना। तो वैल्यू जजमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो कोई वैल्यू जजमेंट होगा नहीं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होगा। इन अदर वर्ड इट स्टेट व्हाट इज, ये व्हाट इज वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो ये बताता है व्हाट इज, क्या है। वो ये नहीं बताता क्या करना चाहिए, वो तो ये बताता है क्या है। क्या है होने का मतलब धूप में गए बीमार हो गए, उन्होंने तो एक बता दिया कि व्हाट इज, इसकी वजह से ऐसे हो गया। स्टेट्स अपेयर नॉट ओनली सॉरी नॉट व्हाट ought टू बी। ought टू बी मतलब क्या करना चाहिए, ought टू बोलूं या शुड बोलूं एक ही बात है। ठीक है ना, ought टू या शुड एक ही बात है। इन अदर वर्ड इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। कौन होता है डिस्क्रिप्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो डिस्क्रिप्टिव होता है, केवल डिस्क्रिप्शन देता है, ज्ञान नहीं देता। तो ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्हाट इज वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, in nature in the sense that it describes the economic behavior of individual or society without prescription about the desirability of otherwise of such behavior। तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता, प्रिस्क्रिप्शन देने का मतलब ज्ञान नहीं देता, समझ गए आप लोग, वैल्यू जजमेंट नहीं देता। एज अगेंस्ट दिस नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। तो वैल्यू जजमेंट को सर्किल करना है हर हालत में। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड को भी सर्किल करना है। तो नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड एक ही होते हैं, इनका मीनिंग भी एक ही होता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव का मतलब होता है ज्ञान देना, समझाना किसी बंदे को। इन नेचर एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी वर्ड को भी सर्किल करना है। तो ये तो बताता है नॉर्मेटिव वाला, तो व्हाट शुड बी बताता है, और पॉजिटिव वाला क्या बताता है, व्हाट इज बताता है।
तो पॉजिटिव तो केवल कोज और इफेक्ट के बारे में बताता है, कोई ज्ञान नहीं देता, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। लेकिन तुम्हारा नॉर्मेटिव वाला है वो वैल्यू जजमेंट देता है, ज्ञान देता है, वो शुड बी के बारे में बताता है। इस तरीके से पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेज, कि किसी भी टाइम क्या करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आया है तो कैसे उसको सोल्व करना चाहिए, वो बताता है कौन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वेलफेयर कंसिडरेशन आर एम्बेडेड इन द नॉर्मेटिव। ये वेलफेयर कंसिडरेशन मतलब कि भलाई की बातें बताई जाती है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि वेलफेयर वाला ज्ञान किस में दिया जाता है। वेलफेयर का मतलब कल्याण, दूसरों की भलाई करना, भलाई भलाई वाली बातें। तो ये बोलते हैं ना, ये करना चाहिए बेटा, टाइम पे उठ जाना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, पढ़ाई टाइम पे करनी चाहिए, है ना। तो वेलफेयर ही तो है, ये कल्याण करने के लिए तो तुम ज्ञान दे रहे हो। तो इस तरीके से ये वेलफेयर कंसिडरेशन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, नॉर्मेटिव साइंस के अंदर। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव, तो बोल दिया ना, या तो नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव, दोनों एक ही बात है। दोनों का मतलब है वैल्यू जजमेंट, ज्ञान देना, शुड और टू का यूज करना। इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल विद रिगार्ड ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। ये तो हमें पहले से पता है, डिसीजन मेकिंग और ये प्लानिंग से रिलेटेड तो है ही। हाउएवर इफ द फर्म्स आर एस्टेब्लिश वैलिड डिसीजन रूल्स, दे मस्ट थोरोली अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। आगे चलो। दिस रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्योरी। तो ये बोलना चाह रहा है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, वो होता तो नॉर्मेटिव है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको सब कुछ समझना है। जैसे मैंने बोला ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसे तो माइक्रो होता है, मेनली फोकस माइक्रो पे होता है, लेकिन फिर भी मैक्रो का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स नेचर में तो नॉर्मेटिव होता है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो। 10 बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइंस, तो कंबाइन कर रहा है, कंबाइंस मतलब दोनों को इंक्लूड करता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला था मैक्रो और माइक्रो को भी कंबाइन करता है, ऐसे ही नॉर्मेटिव और पॉजिटिव को भी कंबाइन करता है, लेकिन मेनली क्या है, ये नॉर्मेटिव है। कंबाइंस द एसेंशियल ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी, द एम्फेसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर देन द लेटर। तो ये बोलना चाह रहा है कि ज्यादा एम्फेसिस मतलब ध्यान, ज्यादा ध्यान किस पे रहेगा, नॉर्मेटिव पे रहेगा, पॉजिटिव पे कम रहेगा। ऐसे ही मैंने उसी पॉइंट को मैक्रो और माइक्रो में भी यही बात बताई थी कि वैसे तो दोनों का कॉम्बिनेशन करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैक्रो और माइक्रो का, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पे रहता है, माइक्रो पे। अरे जल्दी बताओ, इस नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ यार। नॉर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव, और पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव। और आपसे कोई पूछता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव है या डिस्क्रिप्टिव, तो तुम क्या बोलोगे, प्रिस्क्रिप्टिव है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, शुड बी वाला होता है, शुड और टू, ज्ञान देना, वैल्यू जजमेंट करना, वो सब किस में आता है, नॉर्मेटिव में। और जो तुम्हारा पॉजिटिव है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है व्हाट इज, वो केवल कोज और इफेक्ट को ही बताता है, कोई ज्ञान नहीं देता, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। ये नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है। और पॉजिटिव का दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव का दूसरा नाम प्रिस्क्रिप्टिव। ज्ञान देना मतलब नॉर्मेटिव, ज्ञान देना मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कुछ तो बोलो। फिर ये कल पढ़ लेंगे हम लोग, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कल पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब ये यूनिट पूरा हो जाएगा। प्लीज अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, और अगर आप लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले की क्लासेज प्लीज देख लें। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में गलत नहीं करके आओगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। प्रेगमेटिक होना मतलब रियलिस्टिक होना, मतलब एक्चुअल में जिसको अप्लाई करके देखा जा सकता है। प्रेगमेटिक है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, इंटरडिसिप्लिनरी इसका नेचर है। ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स आपको याद करने हैं। चलो भाई, थैंक यू। 5 मिनट बाद आ जाना।